आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस उसको अपन डील करेंगे। लाइक प्रीलिम्स 2025 हो चुका है। अभी काफ़ी लोगों के जो डाउट है उसमें लाइक सबसे पहला डाउट कट ऑफ क्या रह सकती है। वैसे मैंने इस पूरे टॉपिक पे एक आपको डिटेल में वीडियो बना के दिया है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ का क्या प्रेडिक्शन रह सकता है और कट ऑफ को मैंने किस आधार पर आपको प्रेडिक्ट करके बताई थी। वहाँ पर मैंने डिटेल में इस चीज़ को कवर किया था। यहाँ पर अपन मेनली कवर करेंगे रिजल्ट डेट क्या रह सकती है, साथ में आपको प्लान बी क्या बनाना चाहिए या फिर आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साथ में अपन कट ऑफ को भी एक बार के लिए देख लेते हैं। वैसे मैंने ये सारी जानकारी आपको लास्ट वीडियो में बताई भी थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करते हैं। लाइक अगर अपन बात करेंगे कट ऑफ की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो हमें इस बात को समझना होगा कि जो कट ऑफ का निर्धारण होगा वो अपन हवाबाजी में नहीं कर सकते। मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था जहाँ पर सभी एस्पिरेंट से पूछा था कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से हमें एक मोटा मोटी तौर पे एक डाटा देखने को मिलता है और उसके आधार पे अपन डिसाइड करेंगे। जो जीएस की जो कट ऑफ जा सकती है इस बार वो अराउंड 83 के आसपास जाएगी, प्लस माइनस आप एक लेके चल सकते हैं। अराउंड ये 82 भी हो सकती है, 83 भी हो सकती है, 84 भी हो सकती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की जब आएगी उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स बैठेंगे। हो सकता है कि आपकी कोचिंग के आंसर की में मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कोचिंग के कोई भी आप आंसर की मिला के देख लीजिए किसी भी कोचिंग के साथ में आपको मिनिमम ज़्यादा, मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, आपको मिनिमम कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये हर साल देखने को मिलता है। इवन अगर आप 2023 के रिजल्ट के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों के साथ में करीब 14 से 15 क्वेश्चंस का फर्क देखने को मिला था, और 2024 में अराउंड 10 क्वेश्चंस का आपको एवरेज फर्क देखने को मिला था सभी कोचिंग के साथ में। तो ऐसा इस बार भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये तब जब आपका सी सेट अच्छा गया है। ऑल्दो मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो किया है, एक बार के लिए इस वीडियो को आप देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको जो कट ऑफ आपको निकालनी है वो किस बेसिस पे निकालनी है, और आपको कोचिंग के किस आंसर की के साथ में जाना चाहिए और कोचिंग के आंसर की के अंदर क्या फर्क रहता है, क्यों रहता है। मैंने सारी चीज़ों को समझाया था। लाइक बाजीराम एंड रवि की कोचिंग की जो आंसर की होती है, इन सब के साथ में मल्टीपल कोचिंग की जो आंसर की है उसके अंदर क्या वेरिएशन है, उन सब के साथ में हमने चीज़ों को कवर किया था। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द रिजल्ट डेट। लाइक काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि रिजल्ट कब आएगा। साथ में अभी नेक्स्ट उनको क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए। और अगर प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए तो सबसे बेस्ट प्लान बी अभी हाल ही में क्या है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। बट उससे पहले सुनाओ, अपन अब सबसे पहले बात करेंगे कि रिजल्ट डेट क्या रह सकती है। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल देंगे रिजल्ट डेट, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुमान हैं। एक बार के लिए अपन यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो अब आपको पाएंगे। लाइक अगर लास्ट ईयर की अपन बात करते हैं 2024 की बात करते हैं, तो एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 16 जून को, एंड जो रिजल्ट आया था वो आया था 1 जुलाई को। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो यूपीएससी ने जो टाइम लिया था वो करीब करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये इन्होंने करीब 15 दिन का टाइम ऑलमोस्ट इन्होंने लिया था। ठीक है, मतलब 15वें दिन पे रिजल्ट आ गया था 14 दिन के बाद में। अगर आप 2023 में देखते हैं तब भी आपको यही टाइम देखने को मिलता है, करीब 13 से 14 दिन के अंदर अंदर यूपीएससी अपना रिजल्ट देती है। अगर अपन बात करते हैं 2025 में, अगर अपन इसी चीज़ को देखते हैं तो 25 को हमारा एग्जाम हुआ था, और अगर अपन देखते हैं तो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए। इस बार 31 का महीना था तो 6 दिन तो ये हो जाते, 6 प्लस अगर अपन 14 दिन का भी चीज़ को निकाल के देखते हैं तो हमारे पास में करीब रिजल्ट आना चाहिए 8 जून के आसपास में। अराउंड 8 से 8 जून के आसपास में रिजल्ट आना चाहिए। ये तो है यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कब आ सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली अरुण कुमार सक्सेना, जिनके बारे में मैंने आपको एक और वीडियो में भी जानकारी दी थी, ये फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं ये। और इनकी जो बात रहती है वो पत्थर की लकीर रहती है। कहने का मतलब ये जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तर्क होता है। मैंने उस पोस्ट को टेलीग्राम पे डाला है तो एक बार के लिए जाके आप देख सकते हैं। और उन्होंने जो बताया जो रिजल्ट आएगा उन्होंने बताया 6 जून, या फिर मतलब उन्होंने जो डेट दी है वो दी है 5 to 6 जून। कहने का मतलब 5 या 6 जून के बीच में रिजल्ट आ सकता है, ये अरुण कुमार सक्सेना जी ने बताया है। अब ये इनकी बात है, और रिजल्ट अगर अपन यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो 8 जून तक आना चाहिए। तो मोटा मोटी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आने का जो टाइम है वो है 5 जून टू इन बिटवीन 8 जून। नाउ एक और बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बीच का ट्रैक बता रहा हूँ लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6 जून को, क्योंकि अगर इन्होंने कोई डेट दी है तो उसमें कुछ ना कुछ दमखम होता है। ठीक है, तो 6 जून के आसपास आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है इस बार, हर साल से थोड़ा जल्दी आएगा इस बार रिजल्ट। ठीक है, तो ये है पूरा यूपीएससी का काम। ठीक है, जो कि बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। लाइक लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट आर कंफ्यूज बिटवीन द मेंस एंड बिटवीन द प्लान बी। वाई, इस बात को समझिए। लाइक बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ये 2025 का जो प्रीलिम्स था ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। ठीक है, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है
कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से सेकंड अटैम्प्ट के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि पहले अटैम्प्ट में यूपीएससी निकालना इतना आसान नहीं है। अगर आप हर साल यूपीएससी का रिजल्ट को देखते हैं तब आप पाएंगे कि हर साल बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मतलब अगर आप रिजल्ट में देखते हैं तो 1000 के आसपास सिलेक्शन होता है, तो मुश्किल से आपको 30 से 40 लोग ही ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलते हुए दिखते हैं। मैक्सिमम जो रिजल्ट आता है वो आपका रिजल्ट देखने को मिलता है थर्ड अटैम्प्ट में या फिर फोर्थ अटैम्प्ट में। ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, यहाँ से रिजल्ट सबसे ज़्यादा आता है देखने को मिलता है, मतलब किसी भी कैंडिडेट का थर्ड अटैम्प्ट है या फिर फोर्थ अटैम्प्ट है तो वहाँ पर रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सेकंड अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका लाइक पहले से पता चल गया है कि होना नहीं है, क्योंकि अगर आपके जीएस में मार्क्स अगर 75 से कम आ ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता चल गया होगा कि इस बार बहुत कम चांसेस है आपके बैठ रहे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा 75 नहीं, फिर भी अगर इससे भी अगर अपन कम लेके चलते, अगर आपका स्कोर 60 के आसपास है तो कोई कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आप अभी चाहे तो डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। जो कैंडिडेट जिनका सेकंड अटैम्प्ट था, अगर आप चाहे तो आप भी नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो सचेत होना है वो होना है थर्ड अटैम्प्ट के बाद के कैंडिडेट के लिए। अगर आपका थर्ड अटैम्प्ट हो चुका है एंड आपको लग रहा है कि इस बार नहीं हो रहा है, और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सही है, तो आप चाहे तो अगले अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। बट मेरा मानना यह है कि अपने यूथफुल ईयर को ऐसे अंधों की तरह बहाना अच्छी बात नहीं है। अगर आपका ये फोर्थ अटैम्प्ट, अगर आपका ये थर्ड अटैम्प्ट हो चुका है, देन व्हाट यू शुड डू, लाइक आपके अगला स्टेप क्या होना चाहिए उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। क्या होना चाहिए? काफी लोग बोलेंगे प्लान बी के बारे में। अब सवाल बनता है कि प्लान बी क्या हो सकता है। काफी लोग प्लान बी के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि प्लान बी क्या बनाए, प्लान बी क्या बनाए। देखिए, अभी बीपीएससी की वैकेंसी आ रखी है, बीपीएससी के फॉर्म खुले हुए हैं, आप बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपकी एज कम है तो सीडीएस का फॉर्म भी अभी खुला हुआ है, आप सीडीएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए जो भी इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं। वो बीपीएससी का प्री बहुत ईजी होता है। अगर आपने यूपीएससी के अंदर बहुत ढंग से तैयारी की है, बिलीव मी, आपका जो एग्जाम होगा वो करीब आई थिंक अगस्त के आसपास के डेट है, अगस्त या सितंबर है, मैं कंफ्यूज हूँ, बट एक बार के लिए आप कंफर्म कर लेना, किसी को आप कमेंट कर देना, मैं पिन भी कर दूंगा, ठीक है, उस कमेंट को। तो अगस्त या सितंबर के आसपास में एग्जाम होने वाला है, आपके पास में अच्छा टाइम है, आप बीपीएससी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने सीएपीएफ का फॉर्म भर रखा था तो आप सीएपीएफ की तैयारी भी कर सकते हैं, बट जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, सीएपीएफ के लिए फिक्स एक एज क्राइटेरिया होता है, सीडीएस के लिए भी एज क्राइटेरिया होता है कि आप 25 साल से कम है तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, उसके ऊपर के कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे सकते। बट बीपीएससी का एक आपके पास में अच्छा ऑफर है, इसको आप ठुकराइएगा मत, इस तैयारी के अंदर आप लग जाइएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दीजिए, यूपीएससी की तैयारी आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तैयारी ही ऐसी है, अगर किसी ने एक बार यूपीएससी की तैयारी को किया है और सीरियस मोड में किया है तो वो अपनी उम्र के लास्ट पड़ाव तक इस तैयारी को करेगा, वो आखिरी क्षण तक लड़ेगा, कैसे भी करके उसको जॉब लेनी है यूपीएससी की। बट इस बात को ध्यान रखिए, मूर्खता क्या है? मूर्खता ये है कि सिर्फ यूपीएससी के ऊपर टिके रहना है, ये समझदारी नहीं है। कोई भी किसी भी कैंडिडेट को देख लीजिए, लाइक अगर लास्ट ईयर की जो टॉपर थी उनके बारे में भी अगर आप देखते तो थर्ड अटेम्प्ट में उनका हुआ, बट उनके साथ में उन्होंने साइड बाय साइड दूसरी जॉब उन्होंने पकड़ी थी, उन्होंने बाजीराव रवि में एज ए मेंटर की तरह जॉब ली थी। तो ध्यान रखिएगा, एक साइड में जॉब होना बहुत जरूरी है। ये जो जॉब होगी आपके दो काम करेगी, पहला काम करेगी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी, सेकंड काम करेगी आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगी। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, आपके घर वाले आपको कुछ ना बोलकर भी आपको जब देख आप खुद नहीं सह पाओगे कि जब आपके साथ में वो बीतेगा तब, ठीक है, वो कंडीशन ना आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अभी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, हल्का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अब बात रहती है कि वो कैंडिडेट जिनको बीपीएससी भी नहीं करना है और बाकी जो एग्जाम है वो भी उनको नहीं देना है, तो आपके पास में मैं एक अलग अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, और ये सबके लिए, लाइक जिनका सेकंड अटेम्प्ट है ना वो भी इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है वो भी इसका ध्यान रखिएगा। ये काम आप सबको करना है, वो है एमए का फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है, एमए का फॉर्म, लाइक आपको कोई भी ऑप्शनल होगा, ठीक है, एमए एमएससी कुछ भी कर सकते हैं। एमए थोड़ा इजी है क्योंकि मास्टर की डिग्री के लिए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए आपको ज़्यादा कॉलेज जाने की जरूरत रहती नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म डाल दीजिएगा, जहाँ पे उनसे पहले इस बात को कंफर्म कीजिएगा कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं आऊँगा, तभी आप फॉर्म को डालिएगा। अदरवाइज वो रेगुलर कॉलेज बुलाएंगे, रेगुलर आपको जाना है, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, तो कोई मतलब ही नहीं इस प्लान का। उसी कॉलेज को ज्वाइन कीजिएगा जहाँ पे आपको रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी भी कॉलेज में एमए के लिए अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, इस बात को आपको समझ में आएगा जो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ उसके लिए। जब आप एमए के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास में 2 ईयर का प्रोग्राम रहेगा एमए का, ठीक है, 2 साल तक आपके एमए साथ साथ में चलते रहेगी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट इसके अंदर एक खेल ये है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद में, यानी कि आप अपने थर्ड सेमेस्टर में, आजकल सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है, ठीक है, तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर में चाहे तो आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं, नेट जेआरएफ का। अब काफी लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस, क्यों नेट जेआरएफ का एग्जाम देना, और ये उन लोगों के लिए जिनकी एमए हो भी गई है, वो भी एक बार के लिए नेट जेआरएफ के एग्जाम की तरफ सोचिएगा। नेट जेआरएफ है क्या, उस बात को समझिए। अगर आपने ऑप्शनल पढ़ा है, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि किसी एक सब्जेक्ट को आपको मास्टर लेवल तक पढ़ना है,
अगर आपने ऑप्शनल को किसी भी सब्जेक्ट लाइक आपका कोई भी ऑप्शनल रहा है, अगर आपने उसको ढंग से तैयार किया है तो आप नेट जेआरएफ के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। नेट जेआरएफ अगर आपका हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए नेट की थोड़ी सी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नेट के एग्जाम को निकालते हैं तो इसके अंदर 3 कट ऑफ निकलती है, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ निकलती है वो निकलती है नेट के लिए, ठीक है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस बात को थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फर्स्ट कट ऑफ निकलती है वो निकलती है नेट के लिए। सेकंड कट ऑफ जो निकलती है वो निकलती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। और आपकी जो थर्ड कट ऑफ निकलती है वो निकलती है जीआरएफ के लिए। जीआरएफ का मतलब होता है पीएचडी की डिग्री के लिए आप अवेल हो जाओगे, स्कॉलर बन जाओगे आप इसके लिए, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि होगा क्या नेट जेआरएफ में। अगर आप हाईएस्ट कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, और यूजली ये कितनी होती है, लाइक 300 का अगर आपका एग्जाम है तो ऑलमोस्ट करीब 210 के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप लगभग नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर साल करीब 50,000 रुपए के आसपास का अमाउंट मिलेगा। हर साल नहीं, हर महीने। मैंने आपको हर साल बोल दिया, हर महीने आपको गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपए मिलेंगे। किसके लिए मिलेंगे? आगे पढ़ने के लिए। और इस पढ़ना क्या है? पीएचडी के लिए। और सामान्यतः लोग क्या करते हैं पीएचडी के लिए, वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को ना ज्वाइन करके प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो वही करीब 30,000 रुपये 40,000 रुपये होती है साल की। 30-40,000 रुपये देके पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। आपकी पीएचडी की डिग्री साथ साथ में बंदी रहती है। गवर्नमेंट आपको हर महीने 50,000 रुपये देती है। ये अमाउंट थोड़ा सा वेरी करता है, लाइक शुरुआत में आपको शुरुआत के 2 साल में आपको 35 से 40,000 रुपये मिलते हैं, और बाद में ये अमाउंट आपका 55,000 हो जाता है, ठीक है। जो कि मैंने आपको एवरेज में 50,000 रुपये बताया, तो इसके ऊपर बेस मत कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अराउंड 50,000 मिलेंगे हर महीने, और वो भी किसके लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्या है? नेट जेआरएफ के लिए आपको स्कॉलर लाइक पीएचडी के लिए पढ़ना है, विच इज नॉट अ मेजर टास्क। कोई बड़ा टास्क नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज में कहीं पे भी एडमिशन ले लेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, क्यों आपको ये करना है, उसके ऊपर समझिए इस बात को। अगर आपका ऑप्शनल तैयार है तो आप आराम से नेट जेआरएफ को 1 महीने की तैयारी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको जो लाइक नेट जेआरएफ में 2 पेपर होते हैं, मतलब एक पेपर होता है उसमें 2 खंड होते हैं। पेपर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। जो पार्ट सेकंड होता है वो आपका पूरा ऑप्शनल का पेपर होता है, और पार्ट फर्स्ट जो होता है वो आपके जनरल होता है, जिसके अंदर हल्के फुल्की मैथमेटिक्स और हल्के फुल्के आपके टीचिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आप चाहे तो किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं, और बाकी का आपको जो पेपर पार्ट सेकंड है जो कि आपको ऑप्शनल यानी कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसके लिए आप पीवाईक्यू लगातार लगा लेंगे। लाइक आपने अगर 1 महीना भर भी ढंग से सीरियस मोड में नेट जेआरएफ की तैयारी कर ली तो आपका नेट जेआरएफ निकल जाएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सच में जितना आसानी से बता रहा हूँ उतना ही है, उतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। काफी लोग बोलेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं नहीं निकल रहा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जिनका ऑप्शनल तैयार नहीं है। अगर आपने ऑप्शनल तैयार किया तो आप बाकियों से बहुत बेटर हो। जो व्यक्ति यूपीएससी के लिए एक बार पढ़ चुका है ना, वो आराम से किसी भी एग्जाम को फोड़ सकता है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन यूपीएससी के अंदर रुक जाते हैं। यूपीएससी में 2 से 3 साल गवा देते हैं, 2-3 साल ठीक है, लेकिन अपन इसको बहुत लंबा एक टाइम दे देते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, विच इज नॉट ए गुड टास्क। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप 2-3 साल दे दिया, उसके बाद में प्लान बी की तरफ आइए। प्लान बी के अंदर आपको करना क्या है, उस प्लान बी को चूज कीजिए जो आपको साथ साथ में इनकम का एक सोर्स दे। नेट जेआरएफ के बाद में काफी लोग बोलेंगे ये तो आप बीच में लटका रहे हो। मैं आपको बीच में नहीं लटका रहा हूँ। नेट जेआरएफ के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, और वो भी एक अच्छा टास्क है, ठीक है। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो सीधी सी बात है कि नेट जेआरएफ के बाद में आपको अगले 5 साल के लिए पैसा मिल ही रहा है, तब तक आप वापस से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं। इन सबके साथ में मैंने आपको और भी एग्जाम के बारे में जानकारी दी है। साथ में हो सके तो अपने स्टेट के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनको ट्राई जरूर कीजिएगा। लाइक राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में एसआई का एग्जाम आने वाला है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यूपी में अगर बात करते हैं तो आपके लेखपाल का वगैरह एग्जाम आएगा, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। बीपीएससी में भी आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम आते हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। चीजों को ध्यान रखिएगा कि अपना टाइम बहुत कीमती है। अगर किसी व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, देन उसके साथ में दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम किनके साथ में होने वाली है, लाइक अपने अपन में से ज्यादातर लोग जो गलती करेंगे वो क्या करेंगे, प्री हो गया है, प्री के बाद में वो लोग ब्रेक लेंगे। ब्रेक पता नहीं किस बात का लेना, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एग्जाम हुआ है, आपने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की है। अगर आपका प्री हो रहा है देन मेंस की तैयारी में लगिए। अगर आपका मेंस नहीं हो रहा है देन आप प्री की तैयारी में फिर से लग जाइए। लेकिन अगर आपका टाइम ज्यादा हो चुका है तो ब्रेक मत लीजिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं प्री के बाद में, जो हर बार हर एक व्यक्ति की यही गलती रहती है, प्री के बाद में वो कम से कम 15 से 20 दिन का ब्रेक लेते हैं, और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि उनका 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, और देखते देखते पता चल जाएगा दिवाली आ गई है। दिवाली आ गई है तब जाके पता चलता है ओ हो टाइम तो चला गया, हमने कुछ किया ही नहीं है। एंड देन आफ्टर उनको रियलाइज होता है कि नवंबर तो आ गया, और फिर वो लगते हैं वापस से प्री के अंदर। तब तक उनका क्या नुकसान हो गया, उन्होंने पूरा करंट अफेयर्स पूरा ही मिस कर दिया है। ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी कीजिए, लाइक मैं एक और बात यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा। आप किसी भी चीज की तैयारी कीजिए, लाइक आगे आप
प्लान बी की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी आप करंट अफेयर्स को साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा। जो व्यक्ति इस चीज के साथ में जुड़ा रहेगा वो यूपीएससी की तैयारी के साथ में जुड़ा रहेगा। लाइक अगर आप 5 महीने का ब्रेक लेके नेट जेआरएफ या फिर चाहे तो आप बीपीएससी किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो आप कर रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा साथ साथ में डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे। मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी है इस वीडियो के अंदर, प्लान बी के तौर पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आप में से बहुत सारे लोगों को और भी डाउट होंगे, तो अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ 7976479107, आप मुझे डायरेक्ट आके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट के भी लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्ट आके मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से जितनी भी हो सकती है वो मैं आपको सारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक देखने को मिल जाएगी, आप चाहे तो एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी का पूरा कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके सीख सकते हैं। ठीक है, साथ में ये जो आपका एनसीईआरटी का कोर्स है हमारा, इसके साथ में भी अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इन सबके साथ में एक और बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैं आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है आप कैंडिडेट के लिए, लाइक नेट का एग्जाम है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, इन सबके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको वहाँ पे शेयर करता हूँ। जो भी यूपीएससी के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन होती है वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। यूपीएससी के नोट्स, यूपीएससी के रिसोर्सेज सारे वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।